Welcome all my dear online students. So in today's session we will start our most important topic of physical chemistry, that is thermodynamics. And why it is the most important topic of physical chemistry? Because it is the backbone of physical chemistry. आखिर कोई गिवन प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, ये सब डिसाइड करने का काम जो करता है आपका, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स. व्हाट इज़ द जनरल मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? थर्मो का मतलब होता है आपका हीट. द बेसिक मीनिंग ऑफ थर्मो इज हीट. एंड व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स? डायनेमिक्स का मतलब है आपका मोशन. डायनेमिक्स का मीनिंग इज मोशन. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें है ना हीट या एनर्जी का मोशन देखना है. व्हेन अ सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, लाइक इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, और अगर मैं थोड़ा सा भी आगे चल के जा रहा हूँ तो मैं अपनी स्टेट को चेंज कर रहा हूँ. और ये जो स्टेट चेंज हुई है आपका, इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज़रूर हुआ होगा. जो मेरे सिस्टम के अंदर, जो अगर मैं अपने आप को सिस्टम मान लूँ, मेरे सिस्टम में कुछ एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है ना. जस्ट नो आई हैड ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट लेते ही मेरे अंदर कुछ एनर्जी आई है, और वो एनर्जी जो है आपकी इंटरनल एनर्जी है. और अब जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ, लाइक आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड, आई एम वॉकिंग इन बिटवीन, ये जो भी मूवमेंट हो रहा है ये इसी एनर्जी की वजह से हो रहा है. इस वजह से मेरी जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, ठीक है. एंड आफ्टर 2-3 आवर्स अगेन आई रिक्वायर सम काइंड ऑफ एनर्जी, जो आई विल टेक इन द फॉर्म ऑफ लंच. फिर से लंच लूँगा, कुछ ना कुछ मेरी इंटरनल एनर्जी फिर से क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, ठीक है. तो जब भी कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी का एक्सचेंज करता है. उस एनर्जी के एक्सचेंज को, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंजेस को हमें स्टडी करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, है ना. तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन बोलें कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसकी डेफिनेशन होगी आपका ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ interconversion of various forms of energies. And what are the various forms of energies, उसे अभी हम लोग देखने वाले हैं. is known as thermodynamics. It also gives idea about spontaneity as well as equilibrium condition of process. आखिर कोई गिवन प्रोसेस फिजिबल है भी कि नहीं, होगी कि नहीं होगी, इसका आइडिया भी आपको थर्मोडायनेमिक्स देगा. और इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स ही आइडिया देता है, ठीक है ना. और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे. तो वी विल स्टडी थर्मोडायनेमिक्स इन 3 पार्ट्स. क्या क्या है वो 3 पार्ट्स? पार्ट 1, in part 1 we will study about What is Flaut? It is first law of thermodynamics.
इट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, शॉर्टकट में लिखा है। और इसमें आपको 4 थर्मोडाइनमिक पैरामीटर, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी जिसे U या किसी बुक्स में HE से भी डिनोट करते हैं, और H एंथैल्पी, इन 4 पैरामीटर्स के बारे में आपको आइडिया मिलेगा इन फर्स्ट पार्ट, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 में आपको आइडिया मिलेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ऑब्लिक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, SLOT स्लॉट, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, क्लॉट मतलब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और इसमें आपको 2 और नए थर्मोडाइनमिक पैरामीटर G और S के बारे में आइडिया मिलेगा। G स्टैंड्स फॉर गिब्स एनर्जी, S स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पार्ट 2 जब पढ़ने जाएंगे तो आपको पार्ट 1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पहले आपको इन चारों पैरामीटर से पूरी तरह से फैमिलियर होना है, उसी के बाद वी विल मूव टू पार्ट 2, क्योंकि G और S निकालने के लिए भी हमें इन चारों पैरामीटर्स में से किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। और फिर अगर हम लोग पार्ट 3 में आते हैं, एंड देन इफ़ वी आर मूविंग टू पार्ट 3, तो पार्ट 3 इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। NCERT बुक के अकॉर्डिंग ये आपका 11th में टॉपिक गिवन है, और एक ही स्ट्रेच में पूरा टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के हेडिंग में गिवन है। बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप इसे किस तरीके से इजी वे में डाइजेस्ट कर सकते हैं, मैंने इस चैप्टर को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपका काम काफ़ी आसान हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी आसान हो। और थर्मोकेमिस्ट्री में वी विल स्टडी अबाउट हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका सिस्टम, पार्ट 1 पार्ट 2 में जो आपका सिस्टम है वो आपका, है ना, फिजिकल सिस्टम होगा मेजरली। बट थर्मोकेमिस्ट्री में हमें केवल और केवल केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही आइडिया लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हमसे पूछा जाए कि थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप क्या है, why it is considered to be backbone of chemistry, what is the scope of thermodynamics। तो अगर आपसे थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप पूछा जाए तो क्या क्या चीज़ें आपको थर्मोडायनेमिक्स से पता पड़ती है। मेजरली वी विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट 3 थिंग्स, है ना। पहला, वेदर अ गिवन प्रोसेस whether a given process is, जो भी प्रोसेस आपको गिवन है, whether a given process is feasible or not, whether a given process is feasible or not under given condition। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंडीशन। लाइक इफ आई एम आस्किंग मेल्टिंग ऑफ आइस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं है, ठीक है। बट ऑब्वियस आप में से काफ़ी लोगों के मुंह में से नहीं एक ही वर्ड निकलेगा कि हाँ सर मेल्टिंग ऑफ आइस तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हाँ, दूसरा वर्ड भी निकल सकता है, माइट भी आपके मुंह में से, भले हम लोग फिजिकली दूर है बट मेंटली तो मैं आपके मन के डाउट समझते चलूँगा कि किसी स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ सकता है सर स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, फिजिबल का मतलब क्या है। आपने वर्ड तो यूज़ कर दिया। स्पॉन्टेनियस का मतलब बेटा एक ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो, नेचर में जो भी प्रोसेस अपने आप हो रही है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, दैट टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फिजिबल प्रोसेस, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आप आइस निकाल के अपने सामने जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आप एक आइस का ब्लॉक एक अपने, ठीक है ना, कटोरे में, प्लेट में, किसी में भी ले लीजिए, तो यू विल सी कि वो अपने आप ही धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अंडर गिवन कंडीशंस। उस कंडीशन में वो प्रोसेस, लाइक अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जिस रूम में जहाँ स्टडी कर रहे हैं आपने आइस को वहाँ रखा तो वो मेल्ट हो जाएगी। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि आइस को आप, ठीक है,
270 केल्विन एक रूम है जिसका टेम्परेचर 270 केल्विन है, उसमें रख दीजिए। फिर आप बोलोगे कि मेल्टिंग ऑफ आइस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कंडीशन चेंज करते ही हमारा सिनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि आइस का खुद का टेम्परेचर है 273 केल्विन, और अगर आइस को मेल्ट होना है तो उसे सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाना है। और हमें पता है कि सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो अगर आपको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो उसे तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी। तो आइस केवल उसी कंडीशन में उसी रूम पर मेल्ट होगा जिसका टेम्परेचर आइस के टेम्परेचर से ज़्यादा हो, क्योंकि हमें पता है कि हीट हमेशा फ्लो करती है ना, हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है ना, ये आपको जनरल कॉन्सेप्ट 9th 10th में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बट अगर आपने 270 केल्विन वाले रूम में आइस को रख दिया तो अब ऑब्वियसली आइस का टेम्परेचर हाई है, और मेल्ट होने के लिए तो उसे हीट चाहिए थी, तो अब आइस मेल्ट नहीं होगी। तो ये सबसे, इसलिए मैंने बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री बोला है कि हमें सबसे पहले, ठीक है ना, इस चैप्टर के अलावा बाकी किसी चैप्टर में भी हमें कोई प्रोसेस अगर गिवन होती है तो हम मान के चलते हैं, लाइक इन केमिकल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम मान के चलते हैं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है। बट इस चैप्टर में हमें चेक भी करना पड़ सकता है कि आखिर प्रोसेस होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हाँ, हालांकि इस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट की बात हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, जब हम लोग स्लॉट और प्लॉट के बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड पॉइंट, क्या स्कोप है इसका? इफ़ द प्रोसेस इज़ फिजिबल, अगर वो प्रोसेस फिजिबल हो गई, इफ़ द प्रोसेस इज़ फिजिबल, ठीक है ना, अगर वो प्रोसेस फिजिबल है तब हमें देखना है व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, व्हाट काइंड ऑफ energy changes are involved in the process। उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे किस किस तरह के एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, लाइक पहला पार्ट जो मैंने आपसे बोला कि आखिर आइस मेल्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, पहले तो ये पता करेंगे। सेकेंड पार्ट, अगर मेल्ट हो रही है तो आखिर कितना वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, ऑब्वियसली किससे कर रही होगी? सराउंडिंग से, क्योंकि आइस को आपने अपना सिस्टम मान लिया होगा। आप सभी को पता होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब अगर आपको 1 ग्राम आइस को मेल्ट करवाना हो तो आपको 80 कैलोरीज हीट उसे देनी पड़ेगी। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना बड़ा आइस का ब्लॉक लिया है, उस हिसाब से आपको उतना हीट आपको देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर आइस के ब्लॉक को मेल्ट होने के लिए। तो ये सेकेंड पार्ट है। ठीक, और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है ना। इट गिव्स आइडिया, इट गिव्स आइडिया अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्टकट में मैं RX से नहीं लिखूंगा। इट गिव्स आइडिया अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि आखिर हमारी जो गिवन प्रोसेस है वो किस एक्सटेंट तक फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करी है। इट गिव्स आइडिया अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज। ये आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसके अलावा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन के बारे में भी आइडिया देगा। दिस इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। दैट मीन, नुकसान से मेरा मीनिंग क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो हमारा नेक्स्ट चीज़ है लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग पूरा थर्मोडायनेमिक्स मैं शॉर्टकट में TD लिख दे रहा हूँ। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या क्या लिमिटेशन है? पहला, डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, डज नॉट गिव
हर एक चैप्टर का अलग अलग स्कोप है बेटा, ऑलरेडी इसका इतना सारा स्कोप हो चुका है। अब रेट के बारे में बात अगर आपको पता हो तो उसके लिए 12th में एक चैप्टर आता है हमारा जिसे हम लोग बुलाते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो रेट के बारे में हम लोग बात उस चैप्टर में करते हैं। तो डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट rate of reaction or process, that is time required for completion of reaction, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ठीक है कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। लाइक हमने ये तो पता कर लिया कि आइस का ब्लॉक मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर वो मेल्ट हो रहा है तो कितनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है वो सराउंडिंग से, ठीक है। बट वो कितनी देर में मेल्ट हो रहा है ये थर्मोडायनेमिक्स का कंसर्न नहीं। उसको मेल्ट होने में 1 मिनट लग रहा है, ठीक है ना, 10 मिनट लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, 1 हफ्ता लग रहा है, इससे थर्मोडायनेमिक्स को कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस बता देगा कि आखिर होगा कि नहीं होगा, पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन कि ऑल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल, शॉर्टकट में लिखें जैसे हमारा, तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स, it is applicable for macroscopic system. All laws of thermodynamics are applicable only for macroscopic system. इन्हें माइक्रोस्कोपिक मतलब बेसिकली इस चैप्टर में आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन सब चीज़ों से डील करना है। और अगर हमें पता हो गैसियस स्टेट अगर हम लोग पढ़ चुके हों तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात पूरे सिस्टम के लिए होती है बेटा। यू कैन नॉट से कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टिकल का प्रेशर इतना है, या इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टिकल का वॉल्यूम इतना है, या इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टिकल का टेम्परेचर इतना है। आप पूरे सिस्टम के टेम्परेचर की, अगर आप बोल रहा हूँ कि हमने 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को एक कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस रखा है, तो ये 10 लीटर पूरे सिस्टम का वॉल्यूम है। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पूरे सिस्टम का है। और अगर हमने PV इक्वल टू NRT को अप्लाई करके प्रेशर निकाला तो वो प्रेशर भी पूरे सिस्टम का होगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर कभी भी इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमें पूरे सिस्टम के लिए बात करना है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आखिर कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहला हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जो पूरे चैप्टर में आखिरी तक बार बार यूज़ होगा टर्म्स, वो है सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ये 3 टर्म्स ऐसी हैं जिनको आप थ्रू आउट द चैप्टर बार बार यूज़ करो, ठीक है। सिस्टम को शॉर्टकट में अब हम लोग केवल SYS लिखेंगे। तो अगर हमसे कोई सिस्टम का मीनिंग पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्टम? सिस्टम का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन या थर्मोडायनेमिक स्टडी। सिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन है हमारा, part of universe which is under thermodynamic observation oblique study। जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसे आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज नोन एज योर सिस्टम, ठीक है। लाइक अगर आपने इस रूम में आइस का एक ब्लॉक रखा, बार बार मैं आइस के ब्लॉक पर ही एग्जांपल, अभी रियल लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, तो ऑब्वियसली आपका पूरा ध्यान आइस के ऊपर होगा। तो आइस आपके लिए उस कंडीशन में सिस्टम हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग? सराउंडिंग को शॉर्टकट में हम लोग SURR से लिखेंगे। सराउंडिंग का मतलब है हमारा
जिस पार्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको छोड़कर बाकी पूरा पार्ट आपका यूनिवर्स का जो भी बचा हुआ है वो सराउंडिंग है। तो इसकी डेफिनेशन सीधे सीधे इतनी है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स को हम लोग बोलते हैं कि आपका सराउंडिंग। ठीक, दैट मीन इन जनरल व्हाट वी कैन से कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर ही आपका बनाएंगे क्या, यूनिवर्स। जो हम लोग हीट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं बेटा, वो हमें हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही देखना है। एक चीज़ हीट एब्जॉर्ब करेगी तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ जो होगी वो आपका हीट रिलीज करेगी। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर आपका यूनिवर्स बनाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड्री? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड्री? ऐसा कोई भी सेपरेशन, ऐसा कोई भी आपका, ठीक है ना, जोन जो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ठीक है, दैट जोन विच सेपरेट फ्रॉम, है ना, दैट जोन या जोन दैट भी लिखने की जरूरत नहीं, जोन दैट सेपरेट सिस्टम and surrounding is known as boundary, is known as क्या आपका boundary. Zone that separates system and surrounding is known as आपका boundary. Energy है ना, exchange of matter and energy between system and surrounding, ठीक है ना, occurs always through boundary. तो ये भी एक important point ध्यान रखना है बेटा। exchange of energy and matter, exchange of energy and matter between system and surrounding occurs through boundary. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा बाउंड्री के थ्रू होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी कंटेनर में, एक कंटेनर है, इसमें मैंने आइडियल गैस रख दिया है, तो ऑब्वियसली अगर मैंने एक कंटेनर में आइडियल गैस रखी है, ठीक है, तो हमारे लिए सिस्टम ही आइडियल गैस हो गया, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, ठीक है ना, हमारा पूरा ध्यान इस आइडियल गैस के ऊपर होगा। ठीक है, अब इसको छोड़कर बाकी जो भी बचा हुआ, इस कंटेनर को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ बची हुई है, दैट विल बी माय सराउंडिंग। ये मेरा सराउंडिंग हो गया। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, हालांकि 11th का टॉपिक है तो 11th स्कूल एग्ज़ाम में बोले, और जेई में भी ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आपका पूछा जा सकता है। एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और ये चीज़ भैया, ये चीज़ जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने का काम कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बुलाएंगे क्या, हमारा बाउंड्री। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हो, इतना आपको फील हो रहा होगा कि सिस्टम तो हमेशा काफ़ी छोटा सा पार्ट होगा और सराउंडिंग हमेशा क्या होगा, आपका काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है ना, तो सराउंडिंग इज़ वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए अभी से आपको एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट में शुरुआत में थ्योरी है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी क्लियर होने से क्वेश्चंस आपके अपने आप बनना चालू हो जाएंगे। तो सराउंडिंग इज़ वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम, सो एनी चेंज वेदर स्मॉल और लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम इज़ कंसिडर्ड ऑलवेज स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इस चीज़ को भी आप अपना ध्यान बना के, नोट बना के अभी से नोट कर लें। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, है ना, सराउंडिंग इज़ वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम, surrounding is very large with respect to system, so any change whether small or large with respect to system is always considered to be small with respect to surrounding.
सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो चेंज हमेशा काफ़ी छोटा होगा। जैसे जिस रूम में मैं अभी आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस रूम में है ना 2 एसी चल रहे हैं। तो अब 2 एसी चल रहे हैं तो इसका मतलब इस रूम का टेम्परेचर, अभी समर टाइम है तो ऑब्वियसली आपको पता है, ठीक है ना। और कोटा में तो टेम्परेचर 48, 49 डिग्री सेल्सियस चलता है, 46, 47, 48, 49। तो इस रूम का टेम्परेचर तो 2 एसी चलने की वजह से कम होकर लगभग 22, 23 के आसपास आ चुका है। तो ये मेरे लिए सिस्टम है बेटा, क्योंकि अभी मेरा पूरा ध्यान केवल इस रूम के ऊपर है, आपके ऊपर है, कैमरे के ऊपर है। दैट इज़ माई सिस्टम। रियल लाइफ से चीज़ों को फील करने की कोशिश करें, यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। बट ये जो दोनों एसी इस रूम की हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंक रहे हैं, इससे ये नहीं होगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाए। आर यू गेटिंग माई आइडिया? ऐसा नहीं होगा कि मेरे रूम का टेम्परेचर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि बाहर का टेम्परेचर 47 है और मेरे रूम का टेम्परेचर 22 है, तो 25 डिग्री सेल्सियस इन 2 एसीस ने मेरे रूम का टेम्परेचर कम कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 से बढ़ गया। 47 था, 47 + 25 होकर 72 हो जाए, है ना। आदमी ही जिंदा नहीं बचेंगे बेटा, 72 पर जिंदा रहना ही फाइट हो जाएगी। स्ट्रोक्स लगने के चांसेस हैं, लू लगने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सराउंडिंग इतना बड़ा है कि उसका टेम्परेचर चेंज करने का अधिकार, ये आगे भी मैं बार बार इन चीज़ों का यूज़ करूँगा, इसलिए मैं अभी से आपको इन चीज़ों को स्ट्रेसफुली समझा रहा हूँ कि सराउंडिंग इतना बड़ा है कि उसका, है ना, उसके रिस्पेक्ट में अगर वो थोड़ी सी हीट को एब्जॉर्ब कर दे रहा है या थोड़ी सी हीट को रिलीज़ कर रहा है, इन दोनों चीज़ों से उसके ऊपर कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज करने का अधिकार ब्रह्मा जी ने किसी को भी नहीं दिया है। सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। सिस्टम का टेम्परेचर हीट गेन या लूज़ करने की वजह से चेंज हो सकता है, क्योंकि सिस्टम इतना छोटा है कि थोड़ी सी भी हीट उसने एब्जॉर्ब करी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलीज़ करी तो कम हो गया। बट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर हमेशा क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। इस चीज़ को स्ट्रेसफुली अपने माइंड में अभी से बिठा लें, ठीक है, और ये जल्दी से नोट डाउन करें तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। चल, तब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, इतना आपको नोट भी कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हमारा है टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, कि बाउंड्रीज आखिर कितने टाइप की होती हैं। अब हम लोग उन चीज़ों पर अपना स्ट्रेस डाल रहे हैं। टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपके पास अलग अलग तरह की हो सकती है। रियल और इमेजिनरी बाउंड्री हो सकती है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो सकती है। परमिएबल, नॉन परमिएबल बाउंड्री हो सकती है आपके पास, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी बाउंड्री डायाथर्मिक और एडियाबेटिक, और हर तरह की बाउंड्री का यूज़ हमें चैप्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ने वाला है। इसलिए हम लोग बाउंड्रीज़ को भी जस्ट, है ना, 5 मिनट्स में पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि बाउंड्रीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप का बाउंड्रीज हैं, जो मैंने अभी नाम लिए हैं, उसमें पहली बाउंड्री है आपका, फर्स्ट टाइप ऑफ बाउंड्री जो है दैट इज रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल बाउंड्री? है ना, रियल बाउंड्री का मतलब है you will see the clear separation between system and surrounding। रियल बाउंड्री का मीनिंग है हमारा क्लियर सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आपको सिस्टम और सराउंडिंग में क्लियर सेपरेशन नजर आएगा, ठीक है। जबकि इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब है, नाम से ही इमेजिनरी, मतलब आपको इमेजिन करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यू विल फाइंड no clear separation between
सिस्टम एंड सराउंडिंग। आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी क्लियर सेपरेशन नज़र आने वाला नहीं है। अब हो सकता है हमें कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि सर ये क्या बात कर रहा, कैसे होगा। हमारे पास हर चीज़ का एग्जाम्पल अवेलेबल है ना, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक एक चीज़ आपको बिल्कुल प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए ये स्टील कंटेनर है, ओपन है, और इसमें मैंने वाटर भर के रख दिया है ना। ये स्टील कंटेनर है, ओपन है, इसमें मैंने वाटर भर के रखा हुआ है एट 22 डिग्री सेल्सियस, जो अभी जस्ट मैंने आपसे बोला भी कि मेरे रूम का टेम्परेचर इस समय 22 चल रहा है। तो अब आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये वाटर तो ऑब्वियसली इट विल द पार्ट ऑफ योर किसका सिस्टम, ये आपका सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूँ तो ये वाली बाउंड्री मेरे लिए रियल बाउंड्री है, क्योंकि मुझे इतना कन्फर्मली नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है इस तरफ वो सिस्टम है, इसके बाहर जो है वो सराउंडिंग। तो ये सब जहाँ पर मुझे क्लियर सेपरेशन नज़र आ रहा है वो आपके लिए रियल बाउंड्री हुई। बट अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये वाली बाउंड्री आपके लिए इमेजिनरी है, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ तक अपना सिस्टम ले रहे हो। आपकी इच्छा हो तो भले आपने जैसे वाटर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है जस्ट वहीं पर अपनी एक इमेजिनरी बाउंड्री एज्यूम कर ली, या आप चाहें तो थोड़ा सा और ऊपर अपना इमेजिन करें, तो वो आपके ऊपर है। इस वजह से ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ बाउंड्री। सेकेंड टाइप ऑफ बाउंड्री जो होती है हमारा, वो है आपका रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्रीज। रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजिड बाउंड्री को आप दूसरे वर्ड्स में नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री भी बोल सकते हो, ठीक है ना, और नॉन रिजिड बाउंड्री को हम लोग फ्लेक्सिबल बाउंड्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री? नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री का मतलब है एक ऐसी बाउंड्री जिसमें नेदर एक्सपेंशन नॉर कॉम्प्रेशन, है ना। द बाउंड्री इन विच neither expansion nor compression takes place। एक ऐसी बाउंड्री जिसमें ना तो एक्सपेंशन होगा ना कॉम्प्रेशन होगा, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग बोलते हैं बेटा। तो इस तरह की बाउंड्री का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। जबकि फ्लेक्सिबल बाउंड्री में क्या होगा? फ्लेक्सिबल बाउंड्री का मतलब है एक्सपेंशन एज वेल एज कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन एज वेल एज कॉम्प्रेशन, ठीक है, टेक्स प्लेस, जिसमें दोनों चीज़ें होंगी, एक्सपेंशन भी कॉम्प्रेशन भी। और इनडायरेक्टली अगर हम लोग बोलें तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होने वाला नहीं है, ठीक है ना। पहले रियल लाइफ से एग्जांपल दो बेटा। एयर इन अ बैलून, अगर आप बैलून के अंदर एयर भर रहे हो तो वो आपका एग्जांपल है कौन सी बाउंड्री का? नॉन रिजिड। क्योंकि जैसे जैसे आप एयर भरोगे तो उसकी बाउंड्री क्या होगी? बैलून फूलना चालू करेगा, तो वो एक नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, वो एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, या दूसरे वर्ड्स में नॉन रिजिड बाउंड्री है। इस रूम में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ या आप जिस रूम में पढ़ रहे हो, एयर इन अ रूम वो आपका रिजिड बाउंड्री हो गई, क्योंकि हमें पता है कि रूम्स की जो वॉल्स हैं आपका, उनका कभी भी एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होने लग जाए बेटा, है ना, तो वो एक इंजीनियरिंग में चमत्कार ही होगा। हालांकि कुछ सालों बाद ऐसी काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। चमत्कार का मीनिंग क्या बेटा? जब ज़रूरत पड़े आप रूम की साइज़ को छोटा कर लो, जब ज़रूरत पड़े आप रूम की साइज़ को अपना बड़ा कर लो, अगर बाउंड्रीज एक्सपांड करना चालू हो जाए तो। बट नॉर्मल कंडीशंस में ये नहीं होता है। तो रियल लाइफ से एयर इन अ बैलून इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल बाउंड्री, और एयर इन अ रूम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री। बट हम तो अब थर्मोडाइनमिक्स के टर्म्स में बात करें, जिनके टर्म्स से हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो उनके टर्म्स में अगर आप बात करोगे, ठीक है ना, तो अगर आपने एक स्टील कंटेनर, आइडियल गैस इन ए स्टील कंटेनर, है ना, हमने आइडियल गैस को एक स्टील कंटेनर में भर दिया है, तो ये आपका जो एग्जांपल हो गया, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिजिड बाउंड्री, क्योंकि स्टील कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। बट अगर आपने आइडियल गैस को, है ना, इन ए पिस्टन फिटेड सिलेंडर फिट करा है,
अगर आपने आइडियल गैस को इन ए पिस्टन फिटेड सिलेंडर में फिट करा है, ये सिलेंडर है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिजिड बाउंड्री डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर आप कितना लगा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये पिस्टन आपका ऊपर नीचे मूव भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक सेकंड हमारा इम्पॉर्टेंट टाइप है बाउंड्री का, रिजिड एंड नॉन रिजिड। थर्ड टाइप की जो बाउंड्री है हमारा दैट इज परमिएबल एंड नॉन परमिएबल। थर्ड टाइप का जो बाउंड्री हमारा परमिएबल और नॉन परमिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिएबल एंड नॉन परमिएबल? परमिएबल का मतलब है जिसके अक्रॉस मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है ना। लिक्विड सॉल्यूशंस हो सकता है, आपने अभी ना पढ़ा हो, है ना, वहाँ पर आप एक सेमी परमिएबल वर्ड यूज़ करते हो बेटा, ना। तो परमिएबल का मतलब है जिसके अक्रॉस मैटर आगे आपका एक्सचेंज हो सकता है। तो परमिएबल बाउंड्री का मतलब ही है ना, अक्रॉस विच exchange of matter is possible, across which exchange of matter is possible। जबकि नॉन परमिएबल का मतलब है कि इनडायरेक्टली, डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, इसमें मैटर कंटेंट जो रहेगा कांस्टेंट। जरूरी नहीं कि हर चीज़ को आप डेफिनेशन लिखें, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने शब्दों में भी डेफिनेशन पूछे तो लिखिए, अदरवाइज सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं जिसमें मैटर कंटेंट क्या हो जाए, कांस्टेंट। ठीक है, फोर्थ है हमारा डायाथर्मिक एंड एडियाबेटिक। ठीक है, तो इतना सब डिटेल में हमारा एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन होता है, क्योंकि हम लोग सीधे, है ना, एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं, हमें एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। डायाथर्मिक एंड एडियाबेटिक बाउंड्री। डायाथर्मिक बाउंड्री का मतलब क्या है? एक ऐसी बाउंड्री अक्रॉस विच हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल, अक्रॉस विच हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल। हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है, जबकि एडियाबेटिक का मतलब है ना, अक्रॉस विच, है ना, अक्रॉस विच नो heat exchange is possible, like, है ना। इसको भी मैं एक अच्छे ब्यूटीफुल एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कि मान लीजिए आपने दो कंटेनर लिए हैं, ठीक है, दोनों में बीच में आपने एक बाउंड्री फिक्स कर दी है, ठीक है। दोनों तरफ आपने वाटर भर के रखा हुआ है, यहाँ पर भी वाटर है आपका, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ का वाटर है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, यहाँ का वाटर है सपोज करो आपका 75 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हम लोगों ने डाली, ठीक है, ताकि हर एक पार्ट का हमारा मीनिंग क्लियर हो जाए ना। ये थ्योरेटिकल है, शुरू के 2-3 टर्न तो आपकी थ्योरी चलेगी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि फर्स्ट केस की जो ये बाउंड्री है ये डायाथर्मिक है, और सेकेंड केस में जो हमने यहाँ पर ये बाउंड्री बनाई है ये एडियाबेटिक है। मान लीजिए आगे सिचुएशन भी आ जाए बेटा क्वेश्चन के फॉर्म में, तो हमें हर एक टर्म का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो व्हाट इज़ द मीनिंग बिहाइंड दैट? इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि इस डायाथर्मिक बाउंड्री के अक्रॉस हीट एक्सचेंज पॉसिबल होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली हीट हमेशा जो फ्लो करती है, ये हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मतलब 75 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर हीट लूज़ करेगा, 25 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर हीट गेन करेगा, ठीक है। दैट मीन इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये कब तक होता रहेगा बेटा? जब तक दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है ना। हाँ, आपके मन का कॉमन डाउट बताऊं, क्योंकि जो मैं स्टूडेंट से ऑफलाइन में पूछता हूं कि कितना होगा कॉमन टेम्परेचर,
स्टूडेंट सीधे बोल देता है सर 50 डिग्री सेल्सियस, जो आपके मन में भी बिल्कुल बोलते ही एग्जाम्पल आया होगा, तो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कॉमन टेम्परेचर जो होगा, ठीक है ना, वो आपका 25 से बड़ा और 75 डिग्री सेल्सियस से छोटा। अब वो 50 भी हो सकता है बेटा ना, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट लगाना होता है हीट गेन्ड शुड बी इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। इसलिए पहले आप अपने 9-10 के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हैं उन्हें ज़रूर क्लियर रखें, ठीक है ना। और मैं इनफैक्ट नया कोर्स अब लॉन्च भी करूँगा बेटा, जिसमें हम लोग एलिमेंट्री केमिस्ट्री 9-10 को पहले रिवाइज करेंगे, उसके सब इम्पोर्टेंट, फिर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये तो एक कंप्लीट कोर्स आपका आईटी का है कि इसमें आपको सब चीज़ें पता रहे। आप हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस करते हो, मतलब ms डेल्टा टी फर्स्ट का और ms डेल्टा टी सेकेंड का, ये बराबर करना होता है, ठीक है। तो सिंस दोनों तरफ वाटर है तो दोनों की स्पेसिफिक हीट एस तो सेम होने वाली है। अगर आप बोल रहे हो टेम्परेचर 50, तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ का मास इक्वल हो, ठीक है ना। तो अब अगर आपको ध्यान हो तो हो सकता है आपने 9-10 में ऐसे छोटे से क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में करे भी हो, ठीक है, कि दोनों तरफ का टेम्परेचर इक्वल होने के लिए कंडीशन, अगर m भी इक्वल हो गया बेटा तो फिर डेल्टा टी भी दोनों तरफ का इक्वल होना चाहिए, और अगर m इक्वल नहीं है तो फिर डेल्टा टी दोनों तरफ का इक्वल होने वाला नहीं है। इसलिए जनरल रूल है हमारा कि हमारा टेम्परेचर सेम तो हो जाएगा, बट इट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 25 टू 75। ये 25 से 75 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। 50 के लिए एक साथ में एक्स्ट्रा कंडीशन अलाउड है कि दोनों तरफ का मास भी इक्वल हो। अब यहाँ पे बात करें तो एडियाबेटिक है, ठीक है। एडियाबेटिक बाउंड्री के अक्रॉस कोई भी हीट एक्सचेंज पॉसिबल होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि दोनों तरफ का टेम्परेचर अब डिफरेंट ही बना रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये चारों तरह की बाउंड्रीज आपकी क्लियर हुई होंगी। इसमें हमें, ठीक है ना, हर तरह की बाउंड्री का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज़ क्वेश्चंस में होने वाला है। अब एक बार हमने टाइप ऑफ बाउंड्रीज को समझ लिया है, तो नाउ वी विल गो फॉर टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, सीधे हम लोग एडवांस लेवल के हिसाब से ही चीज़ों को समझ रहे हैं बेटा। सिस्टम को भी हम, है ना, दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, या आप इसको बोल सकते हो इनडायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाउंड्री, आप ये भी बोल सकते हो। और इस बेसिस पर आप अपने सिस्टम को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हो। एनसीईआरटी बुक में आपने नाम पढ़े भी होंगे बेटा। पहला है हमारा ओपन सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम का मतलब है सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। ये दोनों का एक्सचेंज करेगा। सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, system which can exchange matter as well as energy with the surrounding। ठीक है, ये मैटर एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करेगा बेटा। दैट मीन इसमें मास कांस्टेंट रहने वाला नहीं है क्योंकि मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, एज वेल एज इसका जो एनर्जी कंटेंट है, एज वेल एज इसका जो एनर्जी कंटेंट है, दैट विल आल्सो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक देखें, ठीक है ना, तो इस तरह से भी दिया जा सकता है कि डायग्राम बना के सिस्टम है, इसमें है ना, इस तरह का एरो का मतलब क्या है, मास भी अंदर बाहर जा सकता है, मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है, एज वेल एज एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। अब
अगर हम लोग बाउंड्री के टर्म्स में बात करें कि इस तरह के सिस्टम के लिए जो मेरी बाउंड्री होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात बेटा है ना कि आपकी जो बाउंड्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए ओपन, है ना, मतलब इमेजिनरी होनी चाहिए। तो इस तरीके से बोल दो बेटा, इमेजिनरी हो, खुला हुआ सिस्टम हो, और साथ ही साथ डायाथर्मिक, है ना, इमेजिनरी एंड डायाथर्मिक आप बोल सकते हो, है ना। इसका एग्जांपल अगर कोई पूछे, क्योंकि हमसे इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा ओपन सिस्टम है, कौन सा क्लोज सिस्टम है, आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना। तो एग्जांपल अगर हम लोग बोले तो हॉट वाटर इन ओपन कंटेनर, हॉट वाटर इन ओपन कंटेनर। अगर आप खुले कंटेनर में पानी को रख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता है, ठीक है ना, कि पानी धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, दैट मीन एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। एज वेल एज वेपर्स के फॉर्म में कुछ मैटर भी क्या होगा, बाहर जाता जाएगा। इस वजह से ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, ओपन सिस्टम का। अब अगर हम लोग दूसरे टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें, क्लोज सिस्टम। What is the meaning of closed system? System which can exchange only energy with the surrounding. System which can exchange only energy with the surrounding and not the matter, and not the matter। ये मैटर का एक्सचेंज नहीं करेगा, ये केवल और केवल एनर्जी का एक्सचेंज करेगा। सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग एंड नॉट द मैटर, दैट मीन इसका मैटर कंटेंट तो कांस्टेंट बना रहा, बट इसका एनर्जी कंटेंट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगेन एनसीईआरटी बुक के टर्म्स में बात करें बेटा तो ये किस तरह का नज़र आएगा आपको, अगर ये सिस्टम है तो इसमें क्लोज होने की वजह से आप बोलोगे कि मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, है ना। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम, नीट एंड क्लीन डेफिनेशन से मैं समझा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ एक एक चीज़ आपको इजीली डाइजेस्ट हो रही होगी। और एनर्जी की बात करें तो इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अगर मैं बाउंड्री के टर्म्स में आपसे पूछूं कि इसमें बाउंड्रीज किस तरह की होंगी, तो इसकी बाउंड्री किस तरह की होगी बताइए, रियल एंड डायाथर्मिक, रियल एंड डायाथर्मिक। आपको हर तरफ से चारों डायरेक्शन से क्लियर सेपरेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। एज वेल एज अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देंगे हॉट वाटर इन क्लोज कंटेनर। अगर आपने हॉट वाटर को क्लोज कंटेनर में रख दिया तो जो वेपर्स मैंने फर्स्ट केस में बोला था एटमॉस्फेयर में जा रही थी, उन वेपर्स को अब एटमॉस्फेयर में जाने का चांस तो नहीं मिला, ठीक है ना। इस वजह से मैटर कंटेंट तो कांस्टेंट हो गया, बट ऑब्वियसली कुछ समय के बाद टेम्परेचर धीरे धीरे करके क्या होगा आपका, कम होता चले जाएगा। इस वजह से, ठीक है ना, हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा है बट मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आया हो क्या, कि सर ऊपर आपने हॉट वाटर इन ओपन कंटेनर बोला है, मैंने बार बार बोला है कि आपके सब डाउट्स को मैं पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपके माइंड में डाउट आया होगा ये पक्का कि सर अगर हम एक नॉर्मल वाटर, ठीक है ना, ये मान लीजिए मेरा नॉर्मल वाटर है, ठीक है ना, इस नॉर्मल वाटर को मैंने अभी ये नॉर्मल वाटर बंद कंटेनर में रखा हुआ है, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। मुझे प्यास भी लग रही थी, थोड़ा सा पी लूँ मैं, इसलिए भी पिया क्योंकि ढक्कन मुझे खोलना भी था। अब आपके मन में डाउट हो कि सर मैंने इसे ओपन कंटेनर में मतलब ढक्कन खोल दिया है और ये गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है, तो विल इट बी एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम? यस। एक नॉर्मल वाटर को भी आपने खुले कंटेनर में छोड़ दिया तो भी ये ओपन सिस्टम का ही एग्जाम्पल होगा। क्यों, है ना, रूम में एसी चल रहा है बेटा, इस वजह से इसका टेम्परेचर मेंटेन है। ये पानी रिलेटिवली ठंडा, मतलब वैसे न गर्म बोल सकता हूँ मैं, न ज़्यादा ठंडा, बट ठंडा है, पीने लायक है। अगर मैं एसी बंद कर दूंगा तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर
बढ़ जाएगा, तो हीट का तो एक्सचेंज हो ही रहा है, ठीक है। अब आप बोलो सर मैटर का कैसे हो रहा है, इसमें तो कोई वेपर्स नहीं बनेंगी, तो ये बोलना गलत है बेटा। वेपर्स तो हर बार बनती हैं। आपने लिक्विड सॉल्यूशन में या गैसियस स्टेट चैप्टर में वेपर प्रेशर करके नाम आइडिया सुना होगा, ठीक है ना। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो हमेशा लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में बदलते हैं। हाँ, उनकी टेंडेंसी काफ़ी कम होती है, लो टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होगी, बट होगी ज़रूर। और होगी ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ वेपर्स ज़रूर होंगी, क्योंकि आपने इवोपरेशन फिनोमेना सुना होगा। इवोपरेशन फिनोमेना में लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं वेपर मॉलिक्यूल्स में, और इवोपरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। केवल सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का ही इवोपरेशन होता है, ठीक है। तो वो हर टेम्परेचर पर होता है, उसको इससे मतलब नहीं है कि टेम्परेचर कम है कि ज़्यादा है। हाँ, रेट ऑफ इवोपरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उनकी भागने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। बट अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ऑब्वियसली उनकी भागने की टेंडेंसी उतनी ही कम हो, ठीक है ना। तो पक्का आपको ये वाला डाउट भी माइंड में आया होगा बेटा, होपफुली मैंने इसे भी दूर कर दिया है। अब तीसरे टाइप का भी सिस्टम है जिसे हम लोग बुलाते हैं, कौन सा सिस्टम हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। तो हमारे पास तीन तरह के सिस्टम हैं। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज़ नोन एज अवर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड नाम से ही शायद होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आइसोलेटेड मतलब जो अलग थलग पड़ा रहे। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलग थलग पड़े रहने का मतलब, उसको सराउंडिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। दैट मीन इनडायरेक्टली ये सराउंडिंग से ना, इनडायरेक्टली बोलें तो ये सराउंडिंग से ना तो मैटर का एक्सचेंज करेगा ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करेगा। सो आवर थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, और क्या मीनिंग हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम का, सिस्टम विच नेदर exchange energy nor matter with surrounding। एक ऐसा सिस्टम जो ना मैटर का एक्सचेंज करेगा ना एनर्जी का एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग से, उसको आप आइसोलेटेड सिस्टम बुलाते हो। मतलब इसका मैटर कंटेंट तो कांस्टेंट हुआ, इसका एनर्जी कंटेंट भी कांस्टेंट हुआ, ठीक है। और अगर डायग्राम के टर्म्स में बोले बेटा, इस तरह के सिस्टम में ना मैटर का एक्सचेंज हो रहा है न ही आपका एनर्जी का एक्सचेंज, ठीक है। अब अगर बाउंड्री के टर्म्स से आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इस तरह के सिस्टम में किस तरह की बाउंड्री होगी, तो इस तरह के सिस्टम की बाउंड्री रियल तो होगी ही होगी, क्लियर सेपरेशन हो, और साथ ही साथ आपका एंड आपका एडियाबेटिक होगी, ठीक। मतलब एक तरह से थर्मली इंसुलेटेड होगा। अब आपके मन में अगर एग्जाम्पल के लिए फीलिंग आ रही हो कि सर इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, तो इसका एग्जाम्पल है आपका, है ना, हॉट वाटर इन थर्मस फ्लास्क। हॉट वाटर इन थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में अगर आपने पानी भर के रख दिया है, ठीक है ना। हालांकि हमें ये भी बताया बेटा कि 100% कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर थर्मस फ्लास्क 100% एडियाबेटिक हो जाता तो एक बार आपने गर्म पानी उसमें रखा तो ज़िंदगी भर वो गर्म होना चाहिए, है ना। आप अच्छे से अच्छा थर्मस फ्लास्क क्यों ना लेके आ जाए, ठीक है। आप अच्छे से अच्छा थर्मस फ्लास्क क्यों ना लेके आ जाए, उसमें मिल्टन का हो या किसी भी कंपनी का हो, कोई कितना भी क्लेम कर लेता, बट मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स तक ही वो टेम्परेचर को मेंटेन रख पाता है। उसके बाद तो वो भी बोल जाता है, क्योंकि हम लोग कभी भी परफेक्टली एडियाबेटिक बाउंड्री को बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि हम लोग, अब हमें भी पता है बेटा हमारा जेई का जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होता है, ये तो आप सभी को पता होगा शायद, ठीक है ना। अब अगर 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम है तो आप
जो मिल्टन या किसी अच्छा एक थर्मोस फ्लास्क लिया आपने, वो 3 घंटे तक भी पानी ठंडा रह रहा है तो आपके लिए काफ़ी बेटा। और अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें बेटा, है ना, जो हम लोग आगे करने जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स तो कोई भी हमारे लिए मुश्किल से 5 से 10 मिनट में सॉल्व, मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में इतना टाइम लगेगा। और आइडियली तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में हार्डली 3 मिनट मिलने वाले हैं, 2.5 से 3 मिनट, ठीक है ना। इस बार आपका जेईई एग्ज़ाम में आपको 18 क्वेश्चंस आए थे 1 आवर में, तो आपको ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए लगभग, ठीक है ना, 3.25 मिनट बोल सकते हम लोग मिल रहे थे। तो हमें तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब तक हमारी स्पीड नहीं आ रही 5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है। और 5 मिनट के अंदर अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 5 मिनट तक तो आइडियली मैं मान के चलूँगा कि मेरी बाउंड्री एडियाबेटिक रहेगी ही रहेगी। मतलब अगर कहीं पर भी एडियाबेटिक या थर्मली इंसुलेटेड वर्ड आ जाए तो हम मान के चलेंगे बेटा कि उसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है और दोनों तरफ का टेम्परेचर डिफरेंट बना रहेगा, ठीक है ना। अब हमारा, है ना, अगली चीज़ जो मेरे को आपको कुछ क्वेश्चंस को बताने में एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी चीज़ बताना है, वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड दैट इज़, है ना, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स में आप कितने तरीक़ों से एनर्जी का ट्रांसफ़र कराओगे, तो ध्यान देना, है ना। हम लोग एनर्जी का ट्रांसफ़र थर्मोडायनेमिक्स में 2 तरीक़ों से कराएंगे, है ना। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन 2 वेज। 2 तरीक़ों से आप एनर्जी का ट्रांसफ़र कराओगे। पहला तरीका एनर्जी ट्रांसफ़र का है आपका हीट, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में, है ना। हम लोग हीट को Q से डिनोट करते हैं, फिजिक्स वाले स्मॉल q लार्ज Q कैपिटल Q यूज़ करते हैं, जबकि हम लोग स्मॉल q यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हीट, तो अगर हीट की डेफिनेशन पूछी जाए बेटा, ना, मैंने बोला ये कि कॉन्सेप्चुअली पहले थ्योरी में क्लियर कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी मैंने आखिरी तक ऑब्जर्व करा, बच्चों की थ्योरी ही क्लियर नहीं होती, वो फील ही नहीं कर पाता क्वेश्चन में क्या हो रहा है। हमें एक एक टर्म का यहाँ पर मीनिंग समझ में आना जरूरी है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीट? हीट क्या होता है ना। दैट एनर्जी ट्रांसफ़र विच टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, वो एनर्जी ट्रांसफ़र, दैट एनर्जी ट्रांसफ़र विच टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। या हम लोग इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, एनर्जी ट्रांसफ़र which takes place due to energy transfer which takes place due to temperature difference, ठीक है, is known as heat। ऐसा कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है उसे आप बुलाते हो हीट, है ना। आप सर कोई एग्जांपल बताइए, तो आप खुद देख लीजिए बेटा। अगर आपने 2 सेम सब्सटेंस के ब्लॉक, इक्वल साइज ब्लॉक हैं, दोनों को कांटेक्ट में रखा, ये पहला ब्लॉक है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा मैं हाईलाइट अलग अलग कर देता हूँ, ये दूसरा, है ना। ये तो कॉमन हो गया दोनों के लिए। एक का टेम्परेचर आपने 30 डिग्री सेल्सियस रखा, एक का 50 डिग्री सेल्सियस। मैंने कंडीशन दे दी है, बोथ आर इक्वल साइज ब्लॉक, ठीक है ना, और इस तरह से आपने उन्हें कांटेक्ट में रखा है। आफ्टर सम टाइम आपको भी पता है क्या होगा, है ना। हम सभी को पता है कि ये ब्लॉक का टेम्परेचर भी 40 हो जाएगा, इस ब्लॉक का टेम्परेचर भी 40, क्योंकि मैं शुरू से आपको बोल ही रहा हूँ इस चैप्टर में आपको एनर्जी ट्रांसफ़र को देखना है। और हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है ना। इक्वल साइज ब्लॉक कर दिए हैं, यहाँ पर मैंने अभी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि कॉन्सेप्ट अभी भी हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस चल रहा है। इक्वल साइज के ब्लॉक है, मतलब दोनों का m कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट दोनों की कांस्टेंट ली है हमने। अब डेल्टा T भी दोनों का सेम होगा, इसलिए दोनों का कॉमन टेम्परेचर 40 हो गया। तो ये हीट है। आपने कुछ नहीं करा बेटा, बस आपने 2 ब्लॉक उठाए इक्वल साइज़ के, ठीक है। ये रहे, मान लीजिए 2 इक्वल साइज़ के मैंने ब्लॉक उठाए, ठीक है ना, और इनको मैंने बस कांटेक्ट में लाया, देख लीजिए एग्जैक्टली इक्वल साइज़ के, मेरे ऊपर और नीचे, है ना। इतना फील हो रहा होगा ना आपको, इक्वल साइज़ क्यों बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ से दोनों ब्लॉक को मेरे दोनों ये फिंगर्स टच कर रही हैं, एक थंब और एक फिंगर।
तो इसका मतलब दोनों बराबर है। अगर अनइक्वल होते तो हर एक चीज़ को मैं रियल लाइफ से फील कराऊँ तो ये टच होने वाले पॉसिबल ही नहीं थे बेटा, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें साइंस को आप रियल लाइफ से फील करना चालू करेंगे, आपको खूब मज़े आएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इक्वल साइज़ के हैं। अब अगर एक गर्म होता एक ठंडा होता तो ऑब्वियसली कुछ समय के बाद दोनों का कॉमन टेम्परेचर आ जाता। इसका मतलब यहाँ पर हीट फ्लो हुआ है ना। इसमें कोई वर्क तो करा नहीं मैंने तो बस ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने हाथों में पकड़ के रखा हुआ, अदरवाइज़ मैंने तो टेबल पे उठा के दोनों को इस तरह से कांटेक्ट में रख दिया है ना। अब मैं ये दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ऊपर करूँगा तो गिर जाएंगे, बट ऐसे जनरल दिखाने के लिए इस तरह से मैंने दोनों को थर्मली कांटेक्ट में रखा है, ठीक है। कुछ समय के बाद मैंने देखा तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, 40-40 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है और उस एनर्जी के ट्रांसफ़र को ही हम नाम देंगे हीट, क्योंकि वो हुआ है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, वो हुआ है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अब दूसरा जो एनर्जी ट्रांसफ़र हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी वो है वर्क। तो हमारे लिए ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी ट्रांसफ़र के वे हैं, वर्क W। अब वर्क की डेफिनेशन हमसे बोले तो एनर्जी ट्रांसफ़र विच इज़ नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना, विच इज़ नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना, एंड बिकॉज ऑफ किसकी वजह से हो, फोर्स की वजह से हो, किसी भी तरह से। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसकी दो डेफिनेशन आप देना चाहो तो बोल सकते हो। पहली डेफिनेशन, एनर्जी ट्रांसफ़र विच इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र विच इज़ नॉट हीट, वो एनर्जी ट्रांसफ़र जो हीट नहीं है, एनर्जी ट्रांसफ़र विच इज़ नॉट हीट, ठीक है। या और करके एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र विच इज़ नॉट बिकॉज ऑफ temperature difference and is because of force is known as work, ठीक। ऐसा कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र, अब ये आप अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, क्यों है, मैं अभी सीधे क्वेश्चंस में आपकी, है ना, थ्योरी कितनी क्लियर हुई है इतनी चीज़ों को लेकर, उसके ऊपर कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो जेई में काफ़ी कॉमनली पूछे भी जाते हैं कि इनमें से ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन बताओ। तो एनर्जी ट्रांसफ़र विच इज़ नॉट हीट, ठीक है ना, या एनर्जी ट्रांसफ़र विच इज़ नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज एंड इज़ बिकॉज ऑफ फोर्स इज़ नोन एज वर्क। अब वर्क अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है ना। वर्क अलग अलग टाइप के होने का क्या मीनिंग है हमारा, ठीक है। ग्रेविटेशनल वर्क हो सकता है MGH, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, मैग्नेटिक वर्क हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से देर आर सो मेनी, आपका MGH तो सॉरी एनर्जी हो गई, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन आपका M इंटू A, मैकेनिकल वर्क ये भी हो सकता है। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्क्स, ठीक है ना। मेजरली हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे वो केवल मैकेनिकल वर्क, फोर्स इनटू एक्सीलरेशन वाला पढ़ेंगे, बट कुछ केसेस में आपको थोड़ी बहुत ज़रूरत इलेक्ट्रिकल वर्क की या ग्रेविटेशनल वर्क की भी पड़ सकती है, क्योंकि वर्क इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का इम्प्लीकेशन क्या है, तो एक मिनट आप जल्दी से नोट डाउन करें तो मैं इनको ट्रू फॉल्स के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन समझाऊं। चलिए, अब ये जो हमने चीज़ें अभी समझी बेटा, इनकी एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हमें थ्योरी समझने के बाद उन्हें पहले छोटी छोटी सिचुएशंस में अप्लाई करना अगर आ गया तो फिर प्रॉब्लम्स में तो डेफिनेटली हम लोग उन्हें बड़ी आसानी से अप्लाई कर ही लेंगे। पहले छोटी छोटी सिचुएशंस में हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, हमें इन चीज़ों को समझना है। तो देखिए, मैं 3 सिचुएशंस दे रहा हूँ आपको छोटी सी, आपको बताना है कि किस केस में हीट होगा, किस केस में वर्क होगा, और फिर मैं उसी के ऊपर आपको कुछ ट्रू फॉल्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। क्या 3 सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको, देयर आर 3 डिफरेंट सिचुएशन। पहली सिचुएशन है, मैंने आपको एक सिलेंडर दिया है फिटेड विथ अ मूवेबल पिस्टन, ठीक है। एंड सेकेंड सिचुएशन,
मैंने आपको एक स्टील कंटेनर दिया है। थर्ड सिचुएशन, अगेन मैंने आपको एक स्टील कंटेनर दिया है। ठीक है, फर्स्ट केस में मैंने आपको बता दी है कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो डायाथर्मिक है। ठीक है, सेकेंड केस में भी मैंने आपको बता दिया है कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो डायाथर्मिक है। ठीक है, और थर्ड केस में मैंने आपको बता दिया है कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो एडियाबेटिक है। ओके, तीनों में हमने आइडियल गैस भर दी। ठीक है ना, तीनों में हमने आइडियल गैस भर दी। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि किस केस में हीट का एक्सचेंज होगा, किस केस में वर्क होगा, बताइए। तो फर्स्ट केस में, ठीक है ना, सबसे पहले तो तीनों मैंने बंद दिखाए हैं, तो क्लोज कंटेनर तो तीनों होगा, तीनों ही क्लोज कंटेनर। बेटा एक एक चीज़ को थ्योरेटिकली समझना, क्योंकि इसी से हम आपके क्वेश्चन गलत करा देंगे। तीनों क्लोज्ड हैं, ऑल थ्री आर क्लोज्ड। ओके, अब हम लोग अगर बात करें बेटा, ठीक है, पहले वाले में हीट एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, मतलब इसका Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वर्क होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा, है ना। वर्क किसकी वजह से होगा बेटा, बिकॉज ऑफ फोर्स। फोर्स कैसे लगेगा कि ये पिस्टन अगर ऊपर नीचे स्लाइड करना चालू करे तो ऑब्वियसली वो ये पिस्टन ऊपर नीचे स्लाइड क्यों करेगा, फोर्स लग रहा होगा तभी करेगा, और फोर्स लगेगा तो वर्क होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में दोनों चीज़ें पॉसिबल है। सेकेंड केस में बात करोगे, डायाथर्मिक बाउंड्री है तो हीट का एक्सचेंज तो होगा, मतलब इसका हीट कंटेंट नॉट इक्वल टू 0। बट सिंस ये अब रिजिड कंटेनर हो गया है ना, ये नॉन रिजिड कंटेनर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक चीज़ को क्लियर करना है ना। हमें टाइम लग रहा है बेटा, मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लूँगा। ओवरऑल पूरा चैप्टर जब तक ख़त्म होगा तो 2-3 घंटे आपको लगेंगे कि नॉर्मल से मेरे ज़्यादा लगे हैं, बट उससे कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा क्लियर हो चुके होंगे आपके कि आपको रिवाइज करने में उतना ही टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो इसमें हीट एक्सचेंज तो हो रहा है बट वर्क होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपने रिजिड कंटेनर ले लिया है। ठीक है, किसी तरह का फोर्स लगाने पर कोई डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं, पूरा ब्लॉक ही मूव कर जाएगा बेटा, है ना। सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। लास्ट क्लास में अगर आपने बाउंड्री को भी एडियाबेटिक कर दिया है तो Q भी 0 हो गया, इसका W भी 0 हो गया। तो दैट मीन आई कैन से फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि इनमें से आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा है, तो आइसोलेटेड सिस्टम केवल थर्ड है। ठीक है, इस वजह से देखिए, है ना, ये पहले अगर आपको सिचुएशन जो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई गई होंगी। अब अगर मैं इस बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम कर दूँ, क्वेश्चन है आपका मेंशन ट्रू और फॉल्स। मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स। लाइक पहला मैंने लिखा, द क्लोज सिस्टम ऑलवेज हैज कांस्टेंट वॉल्यूम। A closed system always has constant volume। बताइए, है ना। पहले आप ही को मनी मन सोच लेना बेटा, फिर मैं जवाब ले रहा हूँ, आपको चेक करना है कितना सही कितना गलत। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बी केयरफुल। अब एक एक चीज़ को समझना है, इसलिए ही इम्पोर्टेंट है। क्या केयरफुल रहना है, केयरफुल ये रहना है कि जेई के क्वेश्चन में अगर क्लोज सिस्टम लिखा हुआ है बेटा तो उसे आपको हमेशा रिजिड ही मान के चलना है। हाँ, अगर उसने पिस्टन फिटेड सिलेंडर वर्ड यूज़ कर दिया तो अलग बात है, अदरवाइज जेई के क्वेश्चंस में हमेशा क्लोज सिस्टम का मीनिंग आपका रिजिड कंटेनर ही है। इस वजह से मैंने क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो मैंने ऑलवेज वर्ड डाल दिया है। मैंने कौन सा वर्ड डाल दिया है, ऑलवेज। अगर वो बोल रहा है कि ऑलवेज इसका कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जेई के लिए हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट बी केयरफुल, ये भी क्लोज सिस्टम है, ये भी क्लोज सिस्टम है। इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बाकी रिमेनिंग दो का वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए ऑलवेज बोलते ही आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो चुका है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, नेदर हीट, अच्छा है, देखो ना ये भी अच्छा है। नेदर हीट
nor matter, neither heat nor matter is exchanged, neither heat nor matter is exchanged between system and surrounding, then system must be isolated, then system must be isolated। अब स्टूडेंट का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर होता है सीधे ट्रू, ठीक, जबकि दिस इज आल्सो फॉल्स। आपको भी बिल्कुल है ना लगा ही होगा, मनी मन आप मुझे गालियां भी दे रहे होंगे कि सर अभी आपने थ्योरी में तो बोला था अगर एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज ना हो तो सिस्टम आइसोलेटेड होगा। तो बिल्कुल सही, मैंने एनर्जी वर्ड यूज़ करा था बेटा, साफ साफ लिखा भी हुआ है, आइसोलेटेड सिस्टम नेदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग। और इसीलिए मैंने यहीं पर आपको मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पहले बता दिए थे। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बेटा, है ना, एनसीईआरटी बुक में कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है। एडवांस लेवल में जाने के लिए आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। हीट भले एक्सचेंज ना हो रही हो बेटा, ठीक है ना, बट इसी एग्जाम्पल को ले लो आप। इस एग्जाम्पल में मैंने अगर इस बाउंड्री को एडियाबेटिक कर दिया तो हीट एक्सचेंज भले ना होगा, मैटर एक्सचेंज भले ना होगा, बट एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा ही होगा। एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या, आपका वर्क। तो एनर्जी कैन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। एक एक का रीज़न समझना है बेटा, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ किसके, वर्क। इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन 2 फॉल्स है, ठीक है। सब 4-5 स्टेटमेंट ही लाया हूँ मैं आपके लिए लिख के, ठीक है, और एक एक की वैलिडिटी को समझना ज़रूरी है। थर्ड स्टेटमेंट है आइसोलेटेड सिस्टम विल बी क्लोज सिस्टम, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम विल बी क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बेटा, फॉल्स। केवल वो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बेटा जो सुनने समझने में कंफ्यूजिंग लगे और हम लोग आंसर गलत दे रहे हो। आइसोलेटेड सिस्टम मस्ट विल बी क्लोज सिस्टम, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है, फॉल्स है। अ क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम विल बी क्लोज सिस्टम, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि आपका ये स्टेटमेंट, सॉरी ये हमने फॉल्स गलत लिखा है, इट विल बी ए ट्रू स्टेटमेंट। आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम हो सकता है क्योंकि वो एनर्जी का एक्सचेंज ना करे, ठीक है ना। बट अगर उल्टा होता है, क्लोज सिस्टम विल बी एन आइसोलेटेड सिस्टम, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, है। तो ध्यान देना, कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आइसोलेटेड तो क्लोज हो सकता है, क्लोज सिस्टम कभी भी आइसोलेटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। और 2 इलस्ट्रेशन और है मेरे पास। एन एडियाबेटिक कंटेनर, एक एडियाबेटिक कंटेनर है, ठीक है ना, फिटेड विथ एडियाबेटिक कंटेनर फिटेड विथ मूवेबल एडियाबेटिक piston will form an isolated system, will form an isolated system। एक एडियाबेटिक कंटेनर है, मान लो ये एडियाबेटिक कंटेनर जो मैंने अभी बोला, फिटेड विथ ए मूवेबल एडियाबेटिक पिस्टन, ये पिस्टन भी एडियाबेटिक है बट मूवेबल है। इस तरह का सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। अब आपसे पूछे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो बी केयरफुल, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ट्रू नहीं है जो आप में से कई लोगों ने सोचा होगा। वाई इट इज़ नॉट ट्रू? बिकॉज अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हो बेटा, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए था, न ही मैटर का एक्सचेंज होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पर
एडियाबेटिक होने से, ठीक है, क्लोज होने से मैटर का एक्सचेंज तो नहीं हुआ, हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। पिस्टन के मूवेबल होने की वजह से, पिस्टन के मूवेबल होने की वजह से एनर्जी का तो एक्सचेंज पक्का होना ही होना है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। इसलिए बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि वर्क और एनर्जी का डिफरेंस, वर्क और हीट का डिफरेंस समझे, दोनों ही इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और लास्ट और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है ना, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ताकि धीरे धीरे करके आप थ्योरी को डाइजेस्ट करते हुए चले। अब लास्ट स्टेटमेंट बस यही है, एन एडियाबेटिक कंटेनर, दोबारा मैं लिख नहीं रहा हूँ उसे, फिटेड विथ, ठीक है ना, फिटेड विथ रिजिड एडियाबेटिक पिस्टन, ठीक है ना, एन एडियाबेटिक कंटेनर फिटेड विथ मूवेबल की जगह, अगर मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हूँ, इसी को चेंज कर रहा हूँ, है ना, फिटेड विथ रिजिड एडियाबेटिक पिस्टन विल फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम, तब ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। क्योंकि अब अगर आपने रिजिड कर दिया है बेटा, एडियाबेटिक होने से हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, रिजिड होने से वर्क भी नहीं हो सकता है, तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ। साथ ही साथ आपका क्लोज सिस्टम होने से मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हुआ, बंद होने की वजह से, इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। बट मान लीजिए 7th स्टेटमेंट में फिर कलाकारी कर देता, है ना, और इन्हीं में चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, विल फॉर्म अ क्लोज सिस्टम, ये 7वां स्टेटमेंट हो गया आपको, विल फॉर्म ए क्लोज सिस्टम, तब आप बोलते ये स्टेटमेंट फिर से फॉल्स हो जाता है, क्योंकि अभी हमने बोला, ठीक है ना, कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि इस तरह का सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा, न कि क्लोज सिस्टम होगा, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बेटा, जो काम हार्डली शायद मुझे लगता है 35-40 मिनट्स में हो जाता, बट मेरी थ्योरी पार्ट ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपका मदद करेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में अपना काफ़ी स्ट्रांग मानता हूँ, और मेरा मानना यही है कि जिनकी थ्योरी मजबूत हो उनको क्वेश्चंस बनाने में कभी कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो वी विल मीट, आई होप यू हैव एंजॉयड माय टुडेज सेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।